नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा पॉजिटिव वे की तरफ है क्योंकि जेएनयू में छात्र संघ चुनाव एक लंबे समय के बाद हुआ। विवादों के बीच हुए इस चुनाव में भले ही मुख्य जो सीटें हैं वो लेफ्ट गठबंधन के खाते में गई हों, लेकिन चर्चा एबीवीपी की सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि एबीवीपी ने एक बड़ा ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में दर्ज की है और लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाने का काम किया है। और हमारे साथ लेफ्ट के गढ़ में सेंधबाजी करने वाले तमाम जो युवा चेहरे हैं वो इस वक्त हैं। वैभव मीणा, नाम सुना है, सुर्खियों में छाए हुए हैं, और राजेश्वर जी हैं हमारे साथ, शिखा स्वराज जी हैं और कुणाल जी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का पांचजन्य पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ही एक ही सवाल पूछूंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, कैसा लग रहा है वैभव? चुनाव का जो पिछले लगभग 3 महीने से कैंपस में चल रहा था, सुगबुगाहट जब जनवरी से लगभग शुरू हो गया था कि चुनाव होना है। नोटिफिकेशन आया, उसके बाद में पूरी प्रक्रिया चली। चुनाव के बीच में जिस तरह की चुनाव समिति से चीज़ें हुई और मतलब पूरी प्रक्रिया जैसे चली, चुनाव कैंपेन जो जेएनयू में होता है कि प्रत्येक छात्र के पास आप जाते हैं, रूम टू रूम कैंपेन करते हैं, क्लास कैंपेन करते हैं, मैस कैंपेन चलता है, पर्चे आते हैं, तो बहुत ही व्यस्त एक कैंपेन रहता है, बहुत ज़्यादा थकाने वाला कैंपेन रहता है। तो दिन रात एक करके सभी प्रत्याशियों ने, इवन पूरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। उसके बाद में सुखद परिणाम आया। हम 1 दशक के बाद में यूनियन में आए हैं। काउंसलर्स में हमारे 50% से ज़्यादा जीत कर आए हैं। ऐसे स्कूल्स में हम जीत कर आए हैं। 25 वर्षों के बाद SSS में हम जीत कर आए, जहाँ हमारे एक काउंसलर नहीं 25 साल से नहीं था, वहाँ 2 काउंसलर हम जीते। SIS में हमारे 2 काउंसलर जीते। तो इन परिणाम से वो जो थकान थी वो दूर हो गई है। मतलब मजा आ रहा है एकदम। जिस तरह से बधाई संदेश पूरे देश भर से हमको मिल रहे हैं, एबीवीपी जेएनयू को मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि हमने सच में अच्छा काम किया है और सब बहुत खुश हैं। राजेश्वर, आप बताओ कैसा लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि पहले हमारे कंधे थोड़े से हल्के थे, अब जिम्मेदारियों से कंधे और भारी हो गए हैं, क्योंकि जो मैंडेट हमें जेएनयू के स्टूडेंट्स ने दिया है, जो विश्वास जेएनयू के स्टूडेंट्स ने हम पे जताया है, हमारे 23 काउंसलर को जिताया है, हमारे वैभव जी को जिताया है, जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जिताया है, तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। खुशी के साथ साथ जिम्मेदारियों का एहसास है कि हमें जेएनयू को वो सब देना है जो जेएनयू डिज़र्व करता है। उन सभी झूठे खोखले वादों जो वामपंथ ने जेएनयू के स्टूडेंट्स को बरगलाया था, उन खोखले वादों के अगेंस्ट जेएनयू के लिए, जेएनयू के छात्रों के लिए काम करना है। तो मुझे लगता है खुशी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी के अनुभव के साथ, एक बड़े चैलेंज के साथ, एक दोहरे चैलेंज के साथ हमें आगे बढ़ना है। और शायद ये खुशी और बेहतर होगी जब हम जिन मैनिफेस्टोज, जिन एजेंडाज, जिस विचार के साथ इस यूनियन में आए हैं, उन विचारों को पूरा करेंगे और अगले चुनाव में अपने दिए गए एजेंडाज, अपने दिए गए कार्यों के आधार पर चारों की चारों सीट, सारे के सारे काउंसलर्स जीत कर आएंगे। उम्मीद यही करते हैं। शिखा, भले ही सीट प्रेसिडेंशियल लेफ्ट के खाते में चली गई हो, लेकिन जीत का मार्जिन हमने देखा उतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन एबीवीपी के लिए खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जेएनयू के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। तो कैसा लग रहा है, पहले आप बताइए, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बिल्कुल, पहले तो पूरे देश से सभी लोग जिन्होंने एबीवीपी के लिए, एबीवीपी जेएनयू के लिए जो इतने संदेश भेजे, जब हम लड़ रहे थे तब भी, जब हम जीत गए तब भी, जब हम नहीं जीते थे तब भी, जो सपोर्ट सिस्टम था पूरे देश से, जो जितने लोग इमोशनल थे हमको लेकर हमारे कैंपस से बाहर, हमको शायद उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। जब हम लड़ रहे थे तब हमें पता चला कि ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नहीं, डायरेक्टली नहीं भी जुड़े हैं, फिर भी आपका इतना लगाव है, तो वो मायने रखती है वो चीज़ें। और जहाँ जैसे कहा गया कि मार्जिन हमारा छोटा था, हाँ मार्जिन छोटा था, चाहते तो हम कुछ चीज़ों से अलग अलग जगहों पे चूक गए, नहीं तो चारों के चारों होते हैं वहाँ पे। पर ठीक है, हमारा जो जेएनयू को जो वैभव है वो वैभव जी लेकर आएंगे। हमारे में से कोई एक है हमारा नेतृत्व करने के लिए वहाँ पे। और 1-2 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि अब कंधे थोड़े भारी हैं। बाहर का माहौल देखने के बाद लग रहा है कि अब कंधे भारी हैं। अगले साल मुझे लगता है कि अभी लेफ्ट ने जो बेवकूफ़ी इस बार की, हम इतने सक्षम अगले साल तक हो जाएंगे कि वो अलायंस में लड़ें, अलायंस के बगैर लड़ें, या अकेले लड़ें या झुंड में लड़ें, हम उतने भारी अगले साल भी पड़ेंगे, और एक जगह पे नहीं, चारों जगह पे पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस है। हाँ,
इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अब तो आप यूनियन में, हमने जिस चीज़ के लिए हमने क्या बताया कि हमने एक्टिविज्म ऐसा हो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, तो हमने वो चीज़ हम वो लेकर आए उस चीज़ को। अब चुनाव 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, हम उतने सक्षम हो जाएंगे कि हम चारों सीट पर भारी पड़ेंगे। चलिए, उम्मीद तो आप सब यही लगाए हुए हैं। कुणाल, आपका मार्जिन तो बेहद कम था, मतलब 140 समथिंग जो मैंने पढ़ा है, तो कहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्या रह गया जो ये मार्जिन पूरा हो सकता था, क्या लगता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना बड़ा मैंडेट हमें चारों सीटों पे मिला और 3 सीटों पे हम बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन से रह गए। अपेक्षाएं भी अब ज़्यादा हैं। सर्वप्रथम तो प्रयास करेंगे कि अपेक्षाओं पे हम पूर्ण हो सकें, और जहाँ भी कहीं कुछ कमी रही होगी तो अगले चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि छात्र हितों में जो हम वर्ष भर काम करते हैं उनके माध्यम से हम और छात्रों तक जुड़ सकें और अपनी विचारधारा को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ताकि इस विचार से और भी स्टूडेंट जुड़ सके और आगे अगले आने वाले चुनाव में इन गलतियों पे जो हमसे अभी हुई हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में जो भी ऐसे छात्रों को हम रीच आउट नहीं कर पाए जिनको हम कर सकते थे, उनको हम करके और अगले चुनाव में होपफुली अच्छा और परफॉर्मेंस देंगे और सीटें जीत के आएंगे। जी, होपफुली हम तो होपफुल हैं कि चारों सीटें जीतेंगे, क्योंकि जैसा कि सभी ने बताया इस वर्ष मार्जिन 3 सीटों पे जहां हम हारे हैं वहाँ बहुत कम रहा, और वैभव जी तो हमारे जीते ही हैं, तो उसकी खुशी दुगनी है हमारे लिए। वैभव ने बूस्ट अप करने का काम किया है एबीवीपी को। एक सवाल ये कि जैसे अभी आप सबने बोला कि जीत तो गया है, लेकिन अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो जेएनयू बहुत वजहों से चर्चा में रहा, पॉजिटिव वजह भी रही, और अगर हम बीते कुछ सालों में जाएं तो विवादों में ज़्यादा ही रहा है। लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल लोग निकल के भी बाहर आए हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में भी जेएनयू के छात्र संघ से निकले हुए नेताओं का बड़ा रोल रहा है। अभी आप लोग क्या ऐसा करेंगे जेएनयू में जो बदलाव लेके आएगा जेएनयू के अंदर, और जो जेएनयू विवादों में रहा है वो जेएनयू एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, क्या लगता है? मतलब सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जब हम नाम जेएनयू का लेते हैं ना, तो जेएनयू विवादों में रहा है, जेएनयू को विवाद में कौन ला रहा है, उस रूट कॉज को हमें जानने की ज़रूरत है। जेएनयू के 8,000-9,000 छात्र विवाद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ पॉकेट्स, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कुछ वामपंथी संगठन, गुट, दल हैं जो जेएनयू को विवादों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2016 की घटना हो या 2012 के दंतेवाड़ा में जो बस्तर में जवान शहीद हुए उनका सेलिब्रेशन हो, वो जेएनयू सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, जेएनयू में बैठे हुए वामपंथी संगठन कर रहे थे। तो हमें ये जानना होगा कि जब हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू में विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन भी हैं, जेएनयू में आम छात्र भी हैं जो इन कुकृत्यों का विरोध करते रहे हैं, करते रहेंगे, मतलब जेएनयू के इंसेप्शन से लेके जेएनयू के पूरे प्रोग्रेस तक। तो जो भी घटनाएं जेएनयू में हुई उन्हें हमें ये इस चश्मे से देखना पड़ेगा कि वहाँ वामपंथी संगठन ये करते हैं। तो जब विवादों की बात हुई तो जेएनयू अपनी पॉजिटिव छवि के लिए, अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए, अपने राष्ट्र के विचारों के लिए जाना जाए, इसलिए वैभव और बाकी जो काउंसलर्स हैं ये जीत कर आए हैं कि जेएनयू की उस छवि को अब मीडिया तक, देश तक रखेंगे कि जेएनयू में ऐसे भी छात्र, ऐसी भी छवि, ऐसे भी विचार रखने वाले लोग हैं। तो ये काम वैभव जी के माध्यम से हम प्रदेश में, देश में करने की कोशिश करेंगे। वैभव, क्या प्लान है? कैसे, जैसे अभी राजेश्वर ने बताया कि विवाद है, लेकिन विवाद किस वजह से, उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, सब नहीं है वैसे, तो कैसे पहचानेंगे? एक बड़ा सवाल होता है ना कि कपड़े देख के तो नहीं पहचाना जा सकता है कि ये विवाद क्रिएट कर रहा है या ये अच्छा है, ये डिफरेंशिएट करना एक बड़ा चैलेंज है, ये कैसे करेंगे? देखिए, उनको पहचानना बहुत आसान है। ऐसा कुछ है नहीं है कि उनको कोई कपड़ों से पहचाना जाए। जो वामपंथी गिरोह वहाँ पे काम करते हैं, तो जैसा कि राजेश्वर जी ने बताया कि 8,000 की कैपेसिटी संख्या वाला विश्वविद्यालय है, अकादमिक रूप से देश का सर्वोच्च संस्थान है, तो जेएनयू उन वजहों से जाना चाहिए जो वजहें ये वामपंथी गुट गिरोह कुछ नारेबाजी कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। मीडिया भी उसको बहुत हाइप दे देता है। मीडिया जो दूसरा पक्ष है, जिन नारों का उस कैंपस के अंदर ही बहुत कड़ा विरोध होता है, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका कड़ा विरोध करती है, आम छात्र उसका कड़ा विरोध करते हैं, उसको उतना हाइप नहीं मिलता कि वहीं पर उसका इतना विरोध हो रहा है। बस उस कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती है, लोगों में एक इमेज जाती है कि जेएनयू में ऐसा हो रहा है, जबकि जेएनयू में ही उसका विरोध, कड़ा विरोध होता है। तो वो भी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। बाकी इन गिरोहों का अस्तित्व बस ये है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं,
बस ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ थोड़ा समय और लगेगा, वो पूरी तरह से जेएनयू से साफ हो जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से इस कैंपस में उनसे लड़ाई लड़ रहा है। कैंपस में लोग बाहर खबरें सुनते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रतिदिन उनसे लड़ाई लड़ते हैं, विचार की लड़ाई लड़ते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और जैसा नेशनलिज्म वाली आप देखेंगे पिछले 1 वर्ष में या और वर्षों में विद्यार्थी परिषद का पूरा कार्यकाल आप उठा के देखेंगे, जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं नेशनलिज्म से जुड़ी हों, जो टॉक हों या जो पर्व हम जो लोग मना रहे हैं, तो उनको देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल दूसरा जेएनयू की छवि देखने को मिलेगी। अगर आप उनको सामने लाएंगे, दिखाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये भी जेएनयू में हो रहा है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं हम जब उनको बताते हैं कि हाँ हम जेएनयू से हैं और हम ऐसा ऐसा करते हैं। बोला अच्छा ऐसा भी जेएनयू में होता है? बिल्कुल ऐसा भी जेएनयू में होता है। जेएनयू नेशनलिज्म की विचारधारा को पोषित करने वाला संस्थान है। सबसे ज़्यादा छात्र वहाँ पे नेशनलिज्म की विचारधारा को पोषित करते हैं। इस बार हम जीत कर आए हैं और इतना क्लोज मार्जिन रहा है, ये भी उसका एक सीधा सीधा संकेत है। इसलिए इसकी प्रतीकात्मकता इस जीत की ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाहर आम लोगों में, आम जनमानस में यहाँ से जो जीतता है एक मैसेज जाता है कि भाई वही लोग जीत रहे हैं, वही लोग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस बार हम जीत कर आए तो ये एक मैसेज जा रहा है अब कि हाँ वहाँ पे ये शक्तियाँ जो हैं, शक्तियाँ तो उनको नहीं कह सकते, कुछ तत्व हैं जो अब अपने समाप्ति की ओर हैं। तो बहुत जल्द वामपंथ की चंगुल से अभी उनका पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में देखें तो मुझे लगता है कि जेएनयू ही एक ऐसा उनके पास कहने को संस्थान बचा है जहाँ पे वो थोड़ी संख्या में है, इसलिए वो एकजुटता के साथ में अपने आप को, उस अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अगर यहाँ से वो खत्म हो गए तो पूरी विचारधारा का उनका जो पोषण है, जो नैरेटिव वो यहाँ से करते हैं, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो जो होने वाला है और बहुत जल्द हो जाएगा, विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से उसके लिए तत्परता से खड़ी हुई है और आम छात्र यहाँ का राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रथम के विचार वाला है। उनकी जो चीज़ें हों उनका जेएनयू कैंपस में ही बहुत कड़ा विरोध होता है और उनको वहीं तक नहीं करने दिया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट आपने बढ़िया उठाया कि जो इस तरीके के एलिमेंट हैं जो सो कॉल्ड आज़ादी के नारे लगाते हैं, वो चीज़ तो इतनी हाइप हो जाती है, लेकिन जो दूसरे पक्ष जो उसका कड़ी निंदा कर रहा है या उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसको उतना मीडिया कवरेज नहीं मिलता। या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चीज़ें या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, वो आप लोग उस चीज़ में चूक जाते हो। मे बी शायद आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ें होती हो, या मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो उसको करेक्ट कीजिएगा। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी और सोसाइटल टेंडेंसी है कि झूठ बहुत जल्दी दिख जाता है। आप जितनी विवादास्पद, जितनी कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करेंगे, उतना ही आप ऊपर जाएंगे। क्यों लेफ्ट होप करता है? अभी भी आज़ादी के नारे लगे थे, तो क्या वो पहली बार लगे थे 2016 में? नहीं लगे थे पहली बार, उससे पहले लगते आ रहे थे। वो तो हमारे एक्टिविस्ट डटे थे, खड़े रहे, तो बात मीडिया में आ गई, बात बाहर चली गई, दुनिया को पता चला कि हाँ ऐसे नारे लगते हैं, तो सब में रोष आ गया कि ऐसा भी हो सकता है, आप एक ही देश में रह रहे हैं। उसके बाद जेएनयू को क्या हुआ कि डेमोनाइज हो गया पूरे सोसाइटी में। वो पूरा जेएनयू नहीं था वहाँ पे, कुछ एसएफआई, आईएसआई जैसे कुछ संगठन खड़े थे वहाँ पे, उनके 100-200 जो कैडर, प्योर कैडर जो होता है, वो लोग खड़े थे। तो अब चीज़ें कंट्रोवर्शियल होने लगी। अब उनको भी पता चल गया है कि हाँ ये बोलना है तभी मीडिया में हाइप मिलेगी। वो उनका लास्ट वर्जन है ना। आप यूनिवर्सिटीज़ का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी अभी कुछ दिनों पहले चला था ऑक्यूपाई कैंपसेस, ऐसा करके कहाँ कहाँ कुछ यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से निकल के वो मूवमेंट आया था। तो वो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो था, वैसे कहीं बचे नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन जहाँ जहाँ भी उनके अंश बाकी हैं, वो ये खड़ा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रिवाइवल का प्रोसेस वो रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो छोटे छोटे पॉकेट्स में या तो यूनिवर्सलाइज कर देंगे उस मूवमेंट को। ऑक्यूपाई कैंपस का जेएनयू से क्या लेना देना था? फिर भी जेएनयू के मेन गेट पे कुछ दिनों के लिए एक क्या बोलते उसको, बैनर लगा हुआ था सफ़ेद कपड़े में कि ऑक्यूपाई कैंपस, ऐसा करके मूवमेंट वाला। तो जेएनयू में भी वो लास्ट चीज़ है। अभी उनको पता है कि जब तक आज़ादी के नारे नहीं लगाएंगे कि मीडिया आएगा ही नहीं उनको कवर देने के लिए। जब तक ऐसे कुछ कश्मीर से आज़ादी, बंगाल से आज़ादी, केरल में आज़ादी, अब जब बात इधर उधर हुई कि नहीं आप तो एंटी नेशनल हैं, तो क्या कर दिया उन्होंने कि इसमें आज़ादी, भारत में आज़ादी लेंगे, गरीबी से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी। सामने वाला बेवकूफ़ बैठा हुआ है, आपको लगता है कि आपकी इंटेंशन को समझ नहीं पा रहा है। जिसने पूरे देश को अलग अलग, उनकी हिस्ट्री रही है, आपने कौन सी युद्ध में अपने ही देश को धोखा दिया। जब आपकी हिस्ट्री इतनी बिट्रेयल वाली रही है तो आप पे देश आगे जाके क्यों विश्वास करेगा? इसलिए आप पूरे देश में कहीं नहीं हैं। और जेएनयू जैसे कुछ इंस्टीट्यूट कहा जाता है कि जेएनयू में क्यों? आप जेएनयू को भी तो हिस्ट्री देखिए ना, किसके हाथ में रहा वो पूरा इकोसिस्टम? पूरे जेएनयू के हाथ में रहा, तो उनको नरिश किया गया। अब उनकी कमर टूट चुकी है। वो जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स थे, उनकी कमर टूट गई। जो नारा देते थे उनमें अब खौफ है कि नहीं अब नारा देंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट भी, और डेमोग्राफी भी तो चेंज हो रही है धीरे धीरे।
जो लोग आ रहे हैं वो सर्टेन सेक्शन या सर्टेन इंस्टीट्यूट से नहीं आ रहे हैं, पूरे बाहर असल इंक्लूसिविटी अब हो रही है जेएनयू में। गाँव से लोग आ रहे हैं, कोई कश्मीरी गाँव से जहाँ कोई नहीं हुआ करता था कैंपस में, अब देख लो 15-16 लोग तो हर साल आ जा रहे हैं। कहीं कहाँ कौन छत्तीसगढ़ से ट्राइबल इलाके से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी उनको, अभी वो आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, अब उनकी कमर टूट रही है और इसका परिणाम रिजल्ट्स में अभी आपको देखने को मिला। वैसे हम वो काफ़ी साल से काफ़ी साल से उसको चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ गई थी, उसका एक्सेप्टेंस बढ़ गया था। अब वो इलेक्टोरल प्रोसेस में उस चीज़ को हमको देखने को मिला, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। आप लोग कुणाल, मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग सिस्टम के अंदर हो, मतलब जेएनयू के अंदर हो, तो जो चीज़ आप बेहतर से बता पाओगे वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, या मैं जो सिर्फ कुछ चीज़ें कवर करने जाते हैं वो नहीं बता पाएंगे। कि जो नैरेटिव सेट करने की बात की, या फिर जो आप बोल रहे हो कि झूठ जल्दी फैलता है, इस वजह से जो दूर दूर से लोग आते हैं, जो पढ़ने के इरादे से आते हैं, जेएनयू का एक नाम है, एक पहचान है, और एक ये भी है कि जेएनयू से पढ़ा हुआ बच्चा देश की तरक्की में के रास्ते में आगे बढ़ने का कार्य करेगा। तो उन बच्चों की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी परेशान होती है इन चीज़ों को लेकर। आपने क्या देखा और इस चीज़ पे आप क्या कहोगे, और ये चीज़ें अब जेएनयू में कभी देखने को ना मिले उसके लिए एबीवीपी क्या करेगा? ये 2016 में जो घटना हुई फरवरी में, एंटी नेशनल स्लोगन्स जो लगे, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। पूर्व में जब दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं नक्सली हमलों में, तो यही वामपंथी छात्र संगठन वही साबरमती ढाबे पे डीजे बजा के इसको सेलिब्रेट करते हैं, शहादत, जवानों की शहादत को सेलिब्रेट करते हैं। महिषासुर दिवस मनाया जाता है कैंपस के अंदर, माँ दुर्गा पे अभद्र टिप्पणियाँ कसी जाती हैं इन्हीं वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा। उसके बाद वर्ष 2016 में ये चीज़ होती ही है। तो ये लगातार सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, पर अब जो है कैंपस बदल रहा है धीरे धीरे, और इसका दुष्प्रभाव जो है बाहर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब इन इवेंट्स का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। कॉमन स्टूडेंट्स या कह लीजिए कॉमन मासेस में जेएनयू की एक बहुत ही नेगेटिव छवि बना दी गई है। लेकिन जैसा राजेश्वर जी ने कहा कि ये सिर्फ एक छोटे से फ्रिंज एलिमेंट्स या एंटी सोशल एलिमेंट्स आप कह लीजिए, वो वामपंथी छात्र संगठन उतने तक ही सीमित है, 100-200। उससे ज़्यादा जो छात्र हैं वो वहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ सीखने आते हैं, वहाँ के कल्चर को जीने आते हैं। और विद्यार्थी परिषद की इस बार की जीत इस बात को पूरी तरीके से सत्यापित करती है कि अब जेएनयू बदल रहा है, और आगे आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा पुरजोर विरोध हो सके इनका हम करेंगे। और आप जैसे देखिए, अभी कोविड के बाद से जो दौर शुरू हुआ है विश्वविद्यालय के अंदर, तो ऐसी घटनाएं हमें सुनने को नहीं मिली हैं। तो हमारा प्रेजेंस कैंपस में बहुत मजबूती से बढ़ रहा है, और बीतते दिन के साथ हम और मजबूत हो रहे हैं। और इन वामपंथी छात्र संगठनों की कमर अब हमको जेएनयू से भी तोड़ देनी है। ये उनका आखिरी किला है जो हमारे वैभव ने ढा ही दिया है, और आने वाले समय में हम पूर्णतः प्रयासरत है कि ये कंसिस्टेंसी हम बरकरार रखें, और ये पूरा जो वाम विचार है उसको हम जेएनयू से एलिमिनेट कर दें। एक सवाल है, जैसे जेएनयू को वामपंथियों का गढ़ कहा गया, अब आप लोगों ने सेंधमारी की, ऐसी क्या चीजें की आप लोगों ने जो इतना बड़ा उनका जो किला रहा है, या जिनका वर्सच कहते हैं कि जेएनयू में रहा है, उसको आप लोग ने मतलब उसमें ब्रेक मारने का काम किया? आप लोग ने क्या किया है ये बताइए जरा, जो भी हिडन मंत्र है थोड़ा। क्वेश्चन ये है, मैं वो रिवर्स कर देता हूँ कि भारत जैसे देश में वामपंथियों ने सेंधमारी की है, और जेएनयू जो एक कैंपस है, उस कैंपस में विद्यार्थी परिषद ने एक सो कॉल्ड जो किला है, जो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो वामपंथियों ने एक नैरेटिव बना रखा है, उस किले को जनता के सामने ढहाया है। वो किला पहले ही ढहा हुआ था। जैसा हमने बताया कि उस कैंपस में कुछ ही फ्रिंज एलिमेंट्स है, कुछ ही वामपंथी हैं, कुछ ही लाल समर्थक हैं, जो स्टूडेंट्स को अपनी बातों में भरगला कर, प्रोफेसर्स के द्वारा ब्रेन वॉश कर, हाँ प्रोफेसर्स भी वहाँ इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करने में। सुदूर क्षेत्रों से स्टूडेंट्स आते हैं, वो पढ़ने लिखने आते हैं, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत, अपने एजेंडा के तहत ब्रेन वॉश करते हैं, लेफ्ट को वोट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों को विद्यार्थी परिषद ने एक्सपोज करने का एक प्रयास किया है। और जैसा कि आपने बताया कि जो किला जो सेंधमारी की है, तो सेंधमारी नहीं, विद्यार्थी परिषद वहाँ पर स्थापित है और आगे भी स्थापित रहेगा। वो हमारे वोट परसेंटेज में आप बोल लें, वो हमारे विचारों में बोल लें, वो हमारे आचरण में बोल लें, वो जेएनयू का जो कल्चरल नेशनलिज्म मैं बताऊं,
वो त्योहारों के माध्यम से हो, वो कार्यक्रमों के माध्यम से हो, वो अन्य किसी भी तरीके से हो, तो वो लोगों में दिख रहा है। बस यही है कि अब जनता के बीच वो हमारे यूनियन के माध्यम से, हमारे काउंसलर्स के माध्यम से जाना शुरू करेगा, प्रेजेंट होना शुरू करेगा। वैभव, जीते आप हैं तो एक विक्ट्री स्पीच बनती है, तो विक्ट्री स्पीच क्या देंगे आज हमारे इस मंच के माध्यम से? दे दीजिए माइक पे। विक्ट्री स्पीच का आपने कहा, तो जीतने के बाद मैं 5-6 जगह तो बोल चुका हूँ। बाकी सबसे पहले तो मैं जेएनयू के छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया, हमारी बातों पर विश्वास जताया, हमारे विचार को समर्थन किया, जो एबीवीपी जिस विचार को लेकर चलती है। और इसके बाद हमने जेएनयू को लेकर इस बार बात की कि वामपंथी यूनियन हमेशा से वहाँ जीतते आए हैं, और जीतने के बाद में जेएनयू को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं, अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तौर पे। यहाँ से चुनाव जीतने के बाद में वो बंगाल और बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन खोजने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ से भी उनको मूंगी खानी पड़ती है, फिर वापस कैंपस आना होता है। लेकिन हमने इस बार बात की कि इस सब चुनाव के बीच में जो चुनाव हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे उठाए जाते हैं, उन पर चर्चा डिस्कशन होता है। जेएनयू उसमें कहीं पीछे ना छूट जाए, क्यों? जेएनयू जो टॉप संस्थान है इस देश का, उसको टॉप होना चाहिए, सिर्फ अकादमिक क्षेत्र में नहीं, उसको ढांचागत रूप से भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि जो पुराने समय में जो कैपेसिटी थी वही आज तक है, अभी उसमें कुछ बड़ा नहीं है। नए स्कूल्स, नए सेंटर्स आए हैं, लेकिन कुछ बड़ी नहीं है, संख्या बड़ी है छात्रों की, हॉस्टल्स नए बने नहीं है, स्कूल्स नए बने नहीं है। तो हमने जेएनयू की बात की कि हम इस बार अगर जीत कर आते हैं तो हम जेएनयू के लिए काम करेंगे, जेएनयू कहीं पीछे नहीं रहेगा, जेएनयू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी, ये हमने वादा किया। छात्रों ने हमें विश्वास किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ भी गई है, तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं यहाँ से कि हम जिन वादों को करके आए थे, चाहे उसके लिए एडमिन से हमको लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, प्रशासन से, विश्वविद्यालय से बाहर लड़ाई लड़नी पड़े, हम हर मोर्चे पे, हर मुद्दे पर लड़ेंगे। छात्रों के लिए जो चीज़ हम वादे करके आए थे वो हर चीज़ पूरा करके देंगे। जितना समय हमको मिलेगा इस कार्यकाल में, जितना समय हमारे पास रहेगा, प्रतिदिन हम छात्रों के लिए बीच में जेएनयू में रहेंगे। जेएनयू से कहीं बाहर जाने वाले नहीं है, जेएनयू में छात्रों के लिए, इस कैंपस के लिए खड़े रहेंगे। और यही जो हमारा काम है, या इस कार्यकाल में जो हमारी चीज़ें रहेंगी, वही आधार बनेगा कि अगली बार हमको फिर से इतना इंतजार यूनियन में आने के लिए नहीं करना पड़े। तो ये भी हम सुनिश्चित करके देंगे कि आने वाले यूनियन के जितने भी चुनाव हैं, हमको फिर 1 दशक का इंतजार नहीं करना पड़े। अगले चुनाव हम 4 सीट जीत कर आएँ और ये सिलसिला फिर चलता रहे, यहाँ से वामपंथ को पूरी तरह साफ कर दें। बाकी इसके अलावा पूरे देश भर से जिस तरह की बधाई, संदेश, शुभकामनाएं चुनाव शुरू होने से चालू हो गई थी, जो अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर विश्वविद्यालय की इकाई या आम जो राष्ट्र प्रथम को रखने वाले आम लोग जो हैं, नागरिक जो हैं, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत अब बहुत बड़ी लगने लगी है, जैसा कि सबने बताया कि कंधे अब बहुत भारी हो गए हैं, जिस तरह से लोग उम्मीद से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके जो विद्यार्थी परिषद और संघ की विचारधारा को पोषित करने का काम चुनाव एक एडिशनल विद्यार्थी परिषद की पद्धति में आता है। जिन विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है, पूरे साल भर तत्परता से, दमखम से काम करता है। सिर्फ चुनाव की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। बाकी आप छात्र संगठन जो भी देखेंगे, जो चुनाव में उतरते हैं, लड़ते हैं, वो सिर्फ चुनाव केंद्रित राजनीति होती है। चाहे अलायंस करेंगे या और भी जो चीज़ें करेंगे, वो सिर्फ चुनाव को केंद्र में रखकर होती है कि हम किसी भी तरह चुनाव जीत जाएं। विद्यार्थी परिषद सामाजिक निर्माण का काम करता है, देश निर्माण का काम करता है, जिसमें सेवा के कार्यक्रम हो, बस्तियों में जाने का कार्यक्रम हो, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का ऋतुमती अभियान जैसे कार्यक्रम हो, कला मंच के माध्यम से कला प्रतिभाओं को संजोने का कार्यक्रम हो। तो विद्यार्थी परिषद के आयाम बहुत, उसका फलक बहुत विस्तृत है। हम देश निर्माण के लिए, सामाजिक निर्माण के लिए काम करते हैं, तो उसी के हम कार्यकर्ता हैं मूल रूप से। चुनाव में हम जीत कर आए अपने विचार से, अपने कामों से, हम पे भरोसा जताया, तो हम बिल्कुल अपनी विचार को पहले रखते हुए, अपने कामों को पहले रखते हुए जेएनयू के लिए पूरे दमखम से खड़े रहेंगे, काम करेंगे, और जिन्होंने भरोसा जताया उस भरोसे पे खरा उतरेंगे। जी, बहुत अच्छी स्पीच थी, लेकिन एक सवाल है, आप लोगों से बात हुई, स्टूडेंट्स हैं आप लोग, स्टूडेंट्स ही बोलूँगी, भले ही आप विद्यार्थी परिषद से, एक छात्र से संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि क्या आप लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले शिखा आप बताओ, कुछ फैमिली में कोई किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, क्या है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। बस यही है कि बचपन से किसी भी टेबल पे
मम्मी पापा खड़ा कर देते, बोलते बोलो। जो वो ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं रहा जिसने मेरी कविता नहीं सुनी हो। तो एक कविता जब कविता फिर नहीं तो मतलब वो मैं नहीं, जब कविता की बात हुई है तो एक कविता तो बनती है कविता मतलब जो आपको वही टकराएंगे वाला। हार जीत की बात हो रही है, तो जब कर्ण का पहिया जब फंस गया था जमीन में, तो उसने शल्य ने बोला कि क्या चल रहा है, तो कर्ण ने कहा कि समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह हार जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है, जानते इसका स्वाद वे ही जो सुरा स्वप्न के पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। तो कर्ण की वो बात शल्य को समझ में आई और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। हार जीत अलग बात है, बस जिस विचार के लिए हम कैंपस में खड़े हैं वो अभी वैभव जी के रूप में देख के अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा होगा। और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा तो है। अभी पेरेंट्स देखते हैं, मम्मी पापा देखते हैं, क्या कहते हैं? खुश होते हैं, उनको लगता है कि जो जिसने मॉनिटर बनने के लिए क्लास में कभी हाथ नहीं खड़ा किया हो, वो जेएनयू एसयू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ गया हो, उसको मतलब इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। मतलब जेएनयू एक कैंपस ही ऐसा है ना, वो आपको वोकल बना देगा। आप एपॉलिटिकल नहीं रह सकते वहाँ पे, आप फेंस सेटर नहीं रह सकते, आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड ईदर दिस वे और दैट वे। तो जो हुआ, जो विचारधारा सही लगी वहाँ। और कुणाल, आप बताओ, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मम्मी पापा चाचा भाई कोई? क्योंकि बहुत अच्छी स्पीच, और उससे भी बड़ी चीज़ जेएनयू जैसे कैंपस में इलेक्शन लड़ना और इतने कम मार्जिन से रह जाना, मतलब एक क्या है आपका बैकग्राउंड है पॉलिटिकल की नहीं है? बस सीधा जवाब। नहीं, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में या मेरा पूरा खानदान है उसमें कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं रहा। इनफैक्ट रिसर्च में भी, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट जनरेशन रिसर्चर हूँ। अपने घर पे, इनफैक्ट अपने गांव में भी मैं फर्स्ट जनरेशन पहला रिसर्च स्कॉलर हूँ जो जेएनयू पहुँच के रिसर्च कर रहा। किस गांव से हैं, कहाँ से हैं? मैं मूलतः बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट के, मेरा गांव का नाम है सफरी। तो बहुत एकमा प्रखंड है, उसमें छोटा सा गांव है सफरी, वहाँ से मैं आता हूँ। और वहाँ पे मतलब मेरे गांव में पहला मैं रिसर्चर हूँ अभी तक। तो अभी गांव वालों को कैसा लगता है? बहुत प्राउड करते हैं, बहुत प्राउड फील होता है। इनफैक्ट मेरे पिताजी को भी या मेरे दादा दादी को भी जो गांव में है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ रिसर्च यहाँ तक पहुँचा। पीएचडी में एडमिशन लिया, उसके बाद विद्यार्थी परिषद से वर्षों जुड़ा रहा, अब इस बार छात्र संघ लड़ा हूँ, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। वो मेरे पिताजी न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करते थे दिल्ली में, एक नेशनल डेली है उसमें। तो अभी जब मैं चुनाव लड़ा तो अखबार में आता ही है, तो पिताजी को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं जिस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, उसी अखबार में मेरे बेटे का फोटो छप रहा है, नाम छप रहा है। तो इससे बड़ी अचीवमेंट उनके लिए नहीं, और मैं इतनी खुशी उनको दे पाया, उससे ज्यादा मेरे को मतलब खुशी नहीं है। अरे वाह! आप बताओ वैभव, कुछ अपने बारे में, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? अपनी विक्ट्री स्पीच तो बहुत शानदार दी अभी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरे गांव से, आसपास के गांव से, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला मैं पहले ही रहा हूँ। रिसर्चर तो मैं बात करूँ, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाला मेरे गांव से मैं पहला ही रहा हूँ। गांव की बात हो रही है तो फिर उस गांव का जिक्र भी होना चाहिए, कहाँ है? मेरा गांव राजस्थान का करौली जिला है, उसमें हिंडौन सिटी तहसील में पड़ता है। टोडूपुरा गांव है मेरा। टोडूपुरा गांव से मैं आया हूँ। मेरा शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, स्कूलिंग। ग्रेजुएशन के लिए मैं जयपुर आया। जयपुर तो मतलब मैं बहुत एक आर्थिक रूप से बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ। मतलब भाई छोटी खेतीबाड़ी है घर में, और कुछ ऐसा है नहीं है। तो ग्रेजुएशन जब मैं किया तो जयपुर में, मतलब ग्रेजुएशन मैंने खुद अपने साथ में किया, साइड जॉब करते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं बीएचयू गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी साहित्य में एमए किया मैंने, जेआरएफ क्वालिफाई किया। वहाँ पर मैंने पीएचडी शुरू हो गई थी मेरी, 10 महीने पीएचडी वहाँ रही। यहाँ जब जेएनयू का एंट्रेंस दिया था तो ऐसी इच्छा नहीं थी कि जेएनयू आना है या जेएनयू आने का कुछ था, क्यों पीएचडी मेरी वहाँ चल रही थी। संयोग से पेपर इतना अच्छा हुआ कि सिलेक्शन हो गया, जेएनयू आ गए। तो विद्यार्थी परिषद से मैं बीए फर्स्ट ईयर में जयपुर से जुड़ गया था। विचार को समर्थन करता था, विचार से परिचित था। बचपन से ही एक भारतीय राजनीति में एक अखबार पढ़ने की आदत थी, तो रुचि भी थी। तो उससे जुड़ा, उनसे जुड़े जो भी एक्टिविटीज़ रही वहाँ दायित्व निर्वहन किया, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। बीएचयू में भी सेम किया, वहाँ भी छात्र राजनीति का काम किया। यहाँ आया तो वो यात्रा जो चलती आ रही थी यहाँ भी विद्यार्थी परिषद के साथ में शुरू हो गई। आकर
जेएनयू कैंपस में जो भी एबीपी के बैनर तले छात्र एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सब किए। फिर मौका मिला मुझे चुनाव लड़ने का। पिछले वर्ष में काउंसलर चुनाव लड़ा एसएल में। फिर अभी मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ कावेरी हॉस्टल में, उसका मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट हूँ इलेक्टेड, वहाँ चुनाव लड़ा। इसके बाद विद्यार्थी परिषद ने मुझे मौका दिया सेंट्रल पैनल में जॉइंट सेक्रेटरी पर लड़ने का, और विश्वास पूरे छात्रों ने जताया, मुझे जिताया इस बार। तो बिल्कुल एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी एम्बिशन के कि ऐसा कुछ रहा स्टार्टिंग, ऐसा कभी कुछ नहीं था। बस चीज़ें उस यात्रा में ऐसी होती चली गई कि अब आज। एक सवाल आपसे, आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो खेती किसानी का रहा है, पिताजी आपके किसान हैं, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है आपके बारे में। तो एक धारणा रहती किसान का बेटा किसान बनेगा, और किसान एक नैरेटिव भी ये गढ़ा जाता है कि किसान का बेटा एक उस पद तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे बहुत सारे नैरेटिव टूटे भी हैं। आपका संघर्ष और आपके परिवार का एक मतलब एक खेती बाड़ी से निकल के यहाँ तक मुकाम तक पहुंचना, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे इलेक्शन जीतने से जुड़ा रहा हो, या विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने का रहा हो, कैसा गुजरा ताकि जो नैरेटिव ब्रेक हो सके, जो एक धारणा डाली जाती है ये किसान का बेटा है तो किसान करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर की पृष्ठभूमि जैसी भी रही हो, लेकिन घर में एक माहौल था कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ अच्छा करना है जीवन में, कुछ बड़ा करना है। तो वो शिक्षा दीक्षा जैसी चली, मम्मी पापा से जिस तरह से विचार प्राप्त हुए, उनकी जिस तरह का आइडियोलॉजी थी, मेंटलिटी थी, वो यही थी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें जीवन में। तो उस तरह से हम चारों भाई बहन बहुत अच्छा से किए। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे मेधावी रहे हैं बचपन से, तो वो चीज़ें चलती रहीं। बाद में ये था कि बीच में कुछ गैप्स ऐसे आए चीज़ें वजह से कि पढ़ाई बीच में छूटी भी कुछ 2-3 वर्षों के लिए, वही आर्थिक स्थिति की वजह से। लेकिन ये था कि चाहे किसी भी तरह से सहयोग मिले नहीं मिले, खुद के दम पे करना पड़े। तो मैंने जो साइड जॉब वगैरह की है, वो चीज़ें की, वो बाद में कंटिन्यू की चीज़ें। अब इस जगह पे आ गई है कि बाद में कुछ अपने दम पे कर भी सकता हूँ। और या जेआरएफ जब क्वालिफाई हुआ तो ये हुआ कि हाँ, अब मुझे आर्थिक रूप से किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल किसान का बेटा किसान ही रहे, या एक ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाला आदमी व्यक्ति उसी पृष्ठभूमि में रहे, ऐसा कहीं नहीं है। यदि आपकी इच्छा शक्ति है करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जीत की खबर जब घर वालों को लगी तो क्या रिएक्शन था? नहीं, घर वालों को पता लगा तो वो उन्होंने भी, मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। जैसे रिजल्ट आया तो जैसा सेलिब्रेशन का माहौल बना, मैं कॉल भी नहीं कर पाया, घर पे बात भी नहीं हो पाई, लेकिन समाचारों से उनको पता चल गया था। तो मेरे पास फ़ोन आया दीदी का, दीदी ने घर में सबको बताया, तो अच्छा ही लगा। मम्मी पापा को सबको बहुत खुश थे। उनके पास आसपास के लोगों से, गांव से जो जान पहचान वाले लोग घर पे पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं जाके। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से पूरा एकदम गांव भर से फ़ोन आ रहे हैं, इवन जिले भर से फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग घर जा रहे हैं, मम्मी पापा को बधाई दे रहे हैं। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लग भी रहा है कि घर वाले भी कितने खुश हैं और आप सब लोग भी कितना खुश हैं। राजेश, आपका भी कोई बैकग्राउंड है पॉलिटिकल? क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अपने इंडियन राजनीति, भारतीय राजनीति की जब भी बात आती है, क्योंकि छात्र संघ को भी आप कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ के ही देख सकते हैं, तो परिवारवाद का बहुत जिक्र होता है। इसलिए मैं सभी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं, बिल्कुल, हम भी बहुत सामान्य परिवार से, गोरखपुर के एक शहर से आते हैं। शहर तो बहुत राजनीति में रुचि रखता है, लेकिन मेरा परिवार बिल्कुल भी राजनीति में या फिर कहीं भी दूर दूर तक एसोसिएटेड नहीं था। पिताजी सामान्य रेलवे कर्मचारी थे, अभी रिटायर हुए। एक छोटा सा गांव है अपना ईमा करके, गोरखपुर में, उसी गांव से आता हूँ। कभी भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा। आप मेरा स्वभाव देखेंगे तो मैं एकदम हरफन मौला, घूमने फिरने वाला लड़का, बाइक लेके टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। लेकिन जब जेएनयू में आया तो विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे परिवार के, घर के जो विचार हैं, वही विचार मुझे ऐसे संगठन में मिल रहा है। मतलब वो अपने संस्कृति की बातें, अपनी सभ्यता की बातें, उसको बचा के रखने की बातें, वैसा रहा। और विद्यार्थी परिषद में हम कभी भी अपने आप को स्टूडेंट पॉलिटिशियन नहीं बोलते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट बोलते हैं। और स्टूडेंट एक्टिविस्ट या छात्र कार्यकर्ता होने के नाते आप कार्य करते 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 सीखते हैं। और ये शायद जो हमारे स्वभाव आपको दिख रहे हैं, ये शायद 8 साल 10 साल एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए ही हुआ है। और यहाँ पे अभी भी कोई भी किसी हम अपने वहाँ जो भी विद्यार्थी परिषद में हम कभी भी पद नहीं बोलते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो शायद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते करते हमारा ये जो आपको मैच्योरिटी शायद जो दिख रही है, वो मैच्योरिटी आ रही है। हमें शायद ना किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है। विद्यार्थी परिषद के साथ रह के समाज को
देश को या फिर शिक्षा क्षेत्र में हम जो भी बेहतर कर सकें, वही हमारा अभी भी आगे करने का लक्ष्य होगा और उसी के तरफ आगे बढ़ेंगे। और हम सभी मेरे ख्याल से अपने अपने परिवारों के फर्स्ट जनरेशनल पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, फर्स्ट जनरेशनल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं। तो इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे ना बोले कि हम फर्स्ट जनरेशनल हैं, वो सेकेंड जनरेशनल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हों, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जो निकल के आ रहा है एबीवीपी की, जो ये जनरेशन निकल के आ रही है, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहे हैं नहीं रहे, मतलब उनके बारे में मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए। एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जेएनयू में एक वक्त था जहाँ पर एबीवीपी जो कार्यकर्ता है या एक्टिविस्ट बोल लीजिए आप लोग, उनका निकलना भी बहुत मुश्किल होता था। मैं चाहती हूँ कि वो दौर के बारे में भी आप थोड़ा बहुत बताएं और अभी का जो माहौल है वो कितना बदल चुका है और आपके सानिध्य में अब आगे और कितना बदलने वाला है। शुरुआत क्योंकि आप जीते हैं तो आप ही से करते हैं। जैसा कि आपने माहौल की बात की, कैंपस के माहौल की, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने सुना है हमारे सीनियर्स से कि इस कैंपस में वामपंथी विचारधारा का जब प्रभुत्व था, फैकल्टीज़ उससे असाइन हुआ करते थे, तो एक ऐसा माहौल था कि आप जिस धर्म से आते हैं या जिस परंपरा ट्रेडिशन से आते हैं, अपनी परंपरा फॉलो करना भी एक तरह से अपराध समझा जाता था कि यदि आप तिलक लगा रहे हैं, कलावा पहन रहे हैं या अपना पूजा करके आ रहे हैं कहीं, मतलब अपनी रिचुअल्स फॉलो करना, अपनी संस्कृति फॉलो करना, वो भी एक तरह से एक टैबू के रूप में देखा जाता था। इस तरह की चीज़ें भाई अभी तो इस कैंपस में ऐसा है कि हम सारे भारतीय पर्व जितने हैं वो पर्व मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप देखेंगे, आप कभी आके कवर करेंगे तो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोग उन पर्व में शामिल होते हैं। इससे पहले होता था कि भाई वहाँ पे महिषासुर दिवस मनाया गया, माँ दुर्गा को गालियाँ दी गई, श्री राम का पुतला बना के वहाँ पे लटकाया गया, मतलब इस तरह की चीज़ें। और जब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो आप सामान्य देखेंगे कि एक अपने ट्रेडिशन को वियर करना वहाँ कितना मुश्किल होता होगा। एक व्यक्ति को अपने आप को बताना कितना मुश्किल होगा कि हाँ, मैं इस जगह से आता हूँ, मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ। तो इतना ज़्यादा आप देखेंगे कि वामपंथ की जो राजनीति है, रिजेक्शन की राजनीति है, एक टैग लगा के खारिज कर देने वाली राजनीति है। यदि आप उनको पता लगेगा कि आप उनसे सहमत नहीं हैं, आप उनके विचार से साथ नहीं हैं, तो वो आपको खारिज कर देंगे, आपको सुनेंगे भी नहीं। ये लोग बोलते हैं ना कि डिबेट डिस्कशन की राजनीति वामपंथी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत गलत नैरेटिव है। वामपंथ की राजनीति ऐसी है कि वो आपको, अगर आप उनसे साथ सहमत नहीं है तो आपको वो खारिज कर देंगे, पूरी तरह से हटा देंगे, आपको मानेंगे ही नहीं, आइसोलेट कर देंगे, टैग करके आइसोलेट कर देंगे, आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर देंगे। तो यही उनका हमेशा से रहा। जब वो थे तो या तो आप उनके साथ हो जाओ, या अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे, सामाजिक रूप से आपको बायकॉट कर दिया जाएगा। तो इस माहौल में अपनी पढ़ाई लिखाई करना और विद्यार्थी परिषद वाले विचार की राजनीति और अपनी परंपराओं को फॉलो करना, ये चीज़ें करना, वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस संघर्ष को करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम बहुत प्राउडली अपनी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, अपनी परंपराएं वियर कर रहे हैं, अपने चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। पहले प्रोफेसर्स जो होते, वामपंथ वाले प्रोफेसर, वो उनकी तरफ से भी दबाव इन चीज़ों का हुआ करता था कि आप ऐसी चीज़ें ना करें। अब वो भी इस चीज़ से डरने लगे हैं कि कोई सामने से इस तरह की बात ना करे। क्यों? उनको विरोध का डर है कि भाई अब अगर ऐसा कुछ होगा तो वो बहुत गलत, उनका विरोध होगा, बहुत कड़ा विरोध होगा और उनको मुश्किल होगा अब चीज़ें ऐसी करना, जिस तरह का वो चीज़। तब और अब की बात हो रही है, तो तब क्या था और अब ऐसा क्या हो गया है कि ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, आप बताना। देखिए, दो चीज़ है। एक, स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। पहले क्या हुआ कि लोगों को मतलब गिल्ट फील कराया जाता था अपने प्रतीकों को, अपने सिंबल्स को वेयर करने में। अभी क्या है कि इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड की वजह से लोग फील कर पा रहे हैं कि सिंगल साइडेड अपीजमेंट है। आप एक तरफ दूसरे मजहबों को, दूसरे रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनको मैं बताऊं सरे अपने हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन जब आप अपने धर्म को असर्ट करते हैं, कहीं प्रेजेंट करते हैं, तो आपको बहुत ही छोटी नज़र से देखा जाता है। तो शायद वो जो दोहरा लेंस, दो आंखों से लोगों को देखा जा रहा था, तो वो लोगों ने रियलाइज़ किया है। और ये सिर्फ जेएनयू में नहीं, थ्रू आउट द नेशन हुआ है, और मैं बोलूँ शायद थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है, कि कैसे एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम किसी खास लोगों को अपीज करने के लिए उनके हर गलतियों को माफ़ करता जा रहा है, लेकिन किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों की बिना गलती के भी उन्हें गिल्ट में डालते जा रहा था। तो ये शायद
जो इंटरनेशनली नेशनली ये चीज़ें जो लोगों के सामने आई हैं, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। क्योंकि जेएनयू हमेशा नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों को डिस्कस करता है, तो उसने देखा कि ये वामपंथी कैसे बहुत सिलेक्टिव आउटरीच, बहुत सिलेक्टिव अपीजमेंट लेकर चलते थे। तो शायद ये बदलाव आया है और लोगों ने भी अपने सिंबल्स को मेरे ख्याल से थोड़ा कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ देश बढ़ा है, जेएनयू के स्टूडेंट्स बढ़े हैं। और अच्छी चीज़ है कि हमारे जेएनयू में शायद वो स्टूडेंट्स इस पढ़ने आ रहे हैं, चाहे पीएचडी में भी हो, जो शायद कहीं ना कहीं 2014, 15, 16 के बाद अपने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में आए हैं। और वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वो था जब आप अपने प्रतीकों को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेडली, ज़्यादा वोकली बोल पा रहे थे। तो ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का जो टाइम रहा है, शायद ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है कि स्टूडेंट्स अब वोकली अपनी चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख पा रहे हैं। शिखा, क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट का कुछ हद तक रोल है? ये जो चीज़ें चेंजेस जेएनयू में देखने को मिल रहे हैं तब और अब की जो डिबेट अभी हमने छेड़ी यहाँ पे, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जेएनयू में एक वक्त था जहाँ पर एबीवीपी जो कार्यकर्ता है या एक्टिविस्ट बोल लीजिए आप लोग, उनका निकलना भी बहुत मुश्किल होता था। मैं चाहती हूँ कि वो दौर के बारे में भी आप थोड़ा बहुत बताएं और अभी का जो माहौल है वो कितना बदल चुका है और आपके सानिध्य में अब आगे और कितना बदलने वाला है। शुरुआत क्योंकि आप जीते हैं तो आप ही से करते हैं। जैसा कि आपने माहौल की बात की, कैंपस के माहौल की, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने सुना है हमारे सीनियर्स से कि इस कैंपस में वामपंथी विचारधारा का जब प्रभुत्व था, फैकल्टीज उससे असाइन हुआ करते थे, तो एक ऐसा माहौल था कि आप जिस धर्म से आते हैं या जिस परंपरा ट्रेडिशन से आते हैं, अपनी परंपरा फॉलो करना भी एक तरह से अपराध समझा जाता था। कि यदि आप तिलक लगा रहे हैं, कलावा पहन रहे हैं या अपना पूजा करके आ रहे हैं कहीं, मतलब अपनी रिचुअल्स फॉलो करना, अपनी संस्कृति फॉलो करना, वो भी एक तरह से एक टैबू के रूप में देखा जाता था। इस तरह की चीज़ें भाई अभी तो इस कैंपस में ऐसा है कि हम सारे भारतीय पर्व जितने हैं वो पर्व मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप देखेंगे, आप कभी आके कवर करेंगे तो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोग उन पर्व में शामिल होते हैं। इससे पहले होता था कि भाई वहाँ पे महिषासुर दिवस मनाया गया, माँ दुर्गा को गालियाँ दी गई, श्री राम का पुतला बना के वहाँ पे लटकाया गया, मतलब इस तरह की चीज़ें। और जब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो आप सामान्य देखेंगे कि एक अपने ट्रेडिशन को वियर करना वहाँ कितना मुश्किल होता होगा। एक व्यक्ति को अपने आप को बताना कितना मुश्किल होगा कि हाँ, मैं इस जगह से आता हूँ, मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ। तो इतना ज़्यादा आप देखेंगे कि वामपंथ की जो राजनीति है, एक रिजेक्शन की राजनीति है, एक टैग लगा के खारिज कर देने वाली राजनीति है। यदि आप उनको पता लगेगा कि आप उनसे सहमत नहीं हैं, आप उनके विचार से साथ नहीं हैं, तो वो आपको खारिज कर देंगे, आपको सुनेंगे भी नहीं। ये लोग बोलते हैं ना कि डिबेट डिस्कशन की राजनीति वामपंथी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत गलत नैरेटिव है। वामपंथ की राजनीति ऐसी है कि वो आपको, अगर आप उनसे साथ सहमत नहीं है तो आपको वो खारिज कर देंगे, पूरी तरह से हटा देंगे, आपको मानेंगे ही नहीं, आइसोलेट कर देंगे, टैग करके आइसोलेट कर देंगे, आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर देंगे। तो यही उनका हमेशा से रहा। जब वो थे तो या तो आप उनके साथ हो जाओ, या अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे, सामाजिक रूप से आपको बाइकआउट कर दिया जाएगा। तो इस माहौल में अपनी पढ़ाई लिखाई करना और विद्यार्थी परिषद वाले विचार की राजनीति और अपनी परंपराओं को फॉलो करना, ये चीज़ें करना, वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस संघर्ष को करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम बहुत प्राउडली अपनी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, अपनी परंपराएं वियर कर रहे हैं, अपने चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। पहले प्रोफेसर्स जो होते, वामपंथ वाले प्रोफेसर, वो उनकी तरफ से भी दबाव इन चीज़ों का हुआ करता था कि आप ऐसी चीज़ें ना करें। अब वो भी इस चीज़ से डरने लगे हैं कि कोई सामने से इस तरह की बात ना करे, क्यों? उनको विरोध का डर है कि भाई अब अगर ऐसा कुछ होगा तो वो बहुत गलत, उनका विरोध होगा, बहुत कड़ा विरोध होगा और उनको मुश्किल होगा अब चीज़ें ऐसी करना, जिस तरह का वो चीज़। तब और अब की बात हो रही है, तो तब क्या था और अब ऐसा क्या हो गया है कि ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, आप बताना। देखिए, दो चीज़ है। एक, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। पहले क्या हुआ कि लोगों को मतलब गिल्ट फील कराया जाता था अपने प्रतीकों को, अपने सिंबल्स को वेयर करने में। अभी क्या है कि इंफॉर्मेशन के स्प्रेड की वजह से लोग फील कर पा रहे हैं कि सिंगल साइडेड अपीजमेंट है। आप एक तरफ दूसरे मजहबों को, दूसरे रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनको मैं बताऊं, अपने हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन जब आप
अपने धर्म को असर्ट करते हैं, कहीं प्रेजेंट करते हैं, तो आपको बहुत ही छोटी नज़र से देखा जाता है। तो शायद वो जो दोहरा लेंस, दो आंखों से लोगों को देखा जा रहा था, तो वो लोगों ने रियलाइज़ किया है। और ये सिर्फ जेएनयू में नहीं, थ्रू आउट द नेशन हुआ है, और मैं बोलूँ शायद थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है, कि कैसे एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम किसी खास लोगों को अपीज करने के लिए उनके हर गलतियों को माफ़ करता जा रहा है, लेकिन किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों की बिना गलती के भी उन्हें गिल्ट में डालते जा रहा था। तो ये शायद जो इंटरनेशनली, नेशनली ये चीज़ें जो लोगों के सामने आई हैं, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। क्योंकि जेएनयू हमेशा नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों को डिस्कस करता है, तो उसने देखा कि ये वामपंथी कैसे बहुत सिलेक्टिव आउटरीच, बहुत सिलेक्टिव अपीजमेंट लेकर चलते थे। तो शायद ये बदलाव आया है, और लोगों ने भी अपने सिंबल्स को मेरे ख्याल से थोड़ा कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ देश बढ़ा है, जेएनयू के स्टूडेंट्स बढ़े हैं। और अच्छी चीज़ है कि हमारे जेएनयू में शायद वो स्टूडेंट्स इस पढ़ने आ रहे हैं, चाहे पीएचडी में भी हो, जो शायद कहीं ना कहीं 2014, 15, 16 के बाद अपने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में आए हैं। और वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वो था जब आप अपने प्रतीकों को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेडली, ज़्यादा वोकली बोल पा रहे थे। तो ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का जो टाइम रहा है, शायद ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है कि स्टूडेंट्स अब वोकली अपनी चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख पा रहे हैं। शिखा, क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट का कुछ हद तक रोल है? ये जो चीज़ें, चेंजेस जेएनयू में देखने को मिल रहे हैं तब और अब की जो डिबेट अभी हमने छेड़ी यहाँ पे, गवर्नमेंट का कितना रोल हो सकता है इस पे तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एक चीज मैं बोल सकती हूँ इसमें कि कैंपस में तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि हम वोकल बहुत ज़्यादा हैं, डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, जो लोग आ रहे हैं वो मतलब अलग ग्रास रूट लेवल के लोग आ रहे हैं। उनको नहीं पता वामपंथ विचारधारा क्या होती है। अगर आप उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ज्यादा है। बट एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि अर्बन नक्सल्स जिन पे नकेल लगाई गई, जिनकी फंडिंग रोकी गई, जिनको दुनिया के सामने उजागर किया गया कि हाँ ये रेड टेरर को सपोर्ट करने वाले हैं, ये रेड कॉरिडोर वाले, वो जो कॉरिडोर जो दंतेवाड़ा बस्तर में जो लोग झेल रहे थे, इतनी ज्यादा आपको आजादी थी कि आप कैंप्स में जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, वही नक्सल वापस आके अटैक कर रहा है, आप ही के सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं और उसका जश्न आप कैंपस में मना रहे हैं। तो ये जो नेक्सस था उस पर मुझे लगता है कि 2014 के बाद थोड़ी नकेल लगी, थोड़ी के बहुत नकेल लगी। मतलब नेक्सस ब्रेक हुआ तो वो चेंजेस भी देखने को मिले। नेक्सस ब्रेक हुआ ना, आप फंडिंग रोक देंगे, आपको कहाँ से आ रही फंडिंग, आप इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं, मतलब इतना आपके पास ये इतना गट्स और इतना ये कि चलो कैंपस में तो स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करना उसके लिए तो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वो अलग बात है। बट ये जो नेटवर्क था ना रेड कॉरिडोर वाला, अर्बन नक्सल्स वाला, इनको कहाँ से, कितने एनजीओ, फर्जी एनजीओ से कितनी फंडिंग आती है, उस पर नकेल कसी गई है और उसका असर देखने को मिला। अलग अलग जेएनयू में अलग असर देखने को मिला, बाहर अलग असर देखने को मिला। तो दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी अप्रिशिएटेड कि वहाँ पे काम हुआ। कुणाल, आपको क्या लग रहा है कि जो तब और अब की जो हम डिबेट कर रहे हैं, अब आने वाला टाइम, क्योंकि जैसा आप लोग भी बोल रहे हो कि हमें पूरा यकीन है कि अगला चुनाव जो होगा वो चारों पद आप लोगों के पास ही रहेंगे, तो इसकी क्या तैयारी से चलोगे अब आप आगे, आप और किस चेंज को जो अभी तक नहीं हुआ है जेएनयू में, आप चाहते हो आप लोग मिलके काम करो, वो चेंज लाओ जेएनयू? देखिए, हम लोग जब तब और अब की बात कर रहे हैं तो पहले के समय में ऐसा रहता था कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनको इतना मतलब टॉर्चरस रहता था उनके लिए दौर की, अगर उन्होंने झंडा उठा लिया विद्यार्थी परिषद का, उसके लिए उनकी टारगेटिंग होगी। अगर कोई प्रोटेस्ट में विद्यार्थी परिषद के किसी मार्च में दिख गया, उसके लिए उनको आइसोलेट किया जाता था। मतलब ये एक तरीके से सोशल बॉयकॉट का दौर था। 2014 से पहले मैं कह लूँ या और भी पहले, फैकल्टीज के द्वारा सिलेक्टिव टारगेटिंग होती थी स्टूडेंट्स की, ग्रेड्स कम देना और उनको मतलब क्लासरूम में नेमिंग शेमिंग करना, मतलब पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाता था एक किसी भी छात्र का, अगर वो विद्यार्थी परिषद के विचार से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर रहा है तो। लेकिन ये सारी चीज़ें पिछले 10 वर्षों में धीरे 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 करके बदलने लगी। जैसा कि शिखा ने बताया कि फंडिंग कट हुई, उसकी वजह से बहुत प्रभाव पड़ा, फैकल्टीज़ में थोड़ा सा अब रुख उन्होंने भी थोड़ा सा बदला है और स्टूडेंट्स भी अवेयर हो गए, अपने राइट्स को लेके कॉन्शियस हो गए बहुत ज़्यादा।
कि अगर मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सबके अपने विचार हैं, मेरा भी अपना विचार है। मैं एक छात्र संगठन से जुड़ा हूँ, मैं राष्ट्रवाद का विचार को आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो पूर्णतः मेरा राइट है। आपने कहा कि आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, तो हम लोग पिछले काफी समय से चुनाव में जब भी गए हैं तो हम स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेके गए हैं। देखिए, फिलिस्तीन की बात होती है, इजराइल की बात होती है, मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशंस IR का PhD स्कॉलर हूँ, होनी भी चाहिए, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक कौन बात करेगा? जब आप दिन भर यही डफली बजाएंगे तो फिर जो आम स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, 8,000 छात्र जो वहाँ पढ़ने आ रहा है, जिसकी बेसिक नेसेसिटी लाइब्रेरी की है, हॉस्टल की है, क्लासरूम की है, रीडिंग रूम की है, उसके बारे में कौन बात करेगा? तो ये सारे जो विषय हैं, जो बिल्कुल कोर्स स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज हैं, उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे आने वाले समय में भी। और अब वैभव यूनियन में है, 23 काउंसलर्स हमारी यूनियन में है, तो हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि जो काम हम यूनियन के बाहर रह के इतने वर्षों में नहीं कर पाए, वो हम यूनियन के अंदर रह के करें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 2015 में जब सौरभ शर्मा जी जॉइंट सेक्रेटरी बने थे, तो डोनर मिनिस्ट्री से फंड लेके आके और हम लोगों ने बराक हॉस्टल को बनवाने का काम वहाँ पे किया है। तो अगर हम एक बार यूनियन में आके ये चीज़ें कर सकते, जैसे ई-रिक्शा चलाने का काम हुआ, तो ये सारी चीज़ें वो वर्ष 2015 से ही हमने, जब यूनियन में हम लोग आए, एक सीट जीत के, तो हमने किया। तो अगर ये काम हम एक बार कर सकते तो ये बार बार भी हम कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरह सिर्फ हाईलाइट ही ना करें, उनका सॉल्यूशन भी दें, ताकि जनमानस और छात्रों का विश्वास हम पे और सुदृढ़ मजबूत होता जाए आने वाले चुनाव में। जो जेएनयू के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट की बात की, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी जाति की अगर मैं बात करूं तो जेएनयू में कई बार आपत्तिजनक नारे लिखे देखे गए, चाहे ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो गए। और जेएनयू की एक धारणा है कि वहाँ पे बहुत पढ़ा लिखा आदमी मौजूद है, इंटेलेक्चुअल शब्द जो एक बोला जाता है वो मौजूद है। अगर वही ये कार्य करेंगे तो उससे सोल्यूशन पे कौन काम करेगा? और ये चीजें भविष्य में जेएनयू में कभी ना हो, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग? आप बताओ। जैसा आपने बात कही कि ऐसे नारे लिखे गए, अभी बीच में कुछ ऐसे नारे लगे भी, तो उसका कारण मूल यही है ना कि वो एक कुछ, जैसा राजेश्वर जी ने बताया, फ्रिंज एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, तो वो एक चर्चा में बने रहने के लिए, एक न्यूज़ में बने रहने के लिए, एक एक TRP के लिए, एक चर्चा में आने के लिए वो ऐसे काम करते हैं। आम जेएनयू का छात्र को इससे कोई सरोकार नहीं है, ना उससे कोई मतलब वो रखता है। और जो ऐसे नारे कहीं लिखे गए, चीजें लिखी गई, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ा कैंपस में। ऐसा नहीं है कि बहुत लेकिन एक दिक्कत है, वह डिबेट छिड़ जाती है कि ब्राह्मण विरोधी हैं, और जैसा आप बोल रहे हो ना, ये एलिमेंट्स चाहते हैं कि इन सब चीजों पे चर्चा हो। तो इस वजह से ये सारी चीजें अगर होंगी, तो जैसा आप लोग कह रहे हो कि हमको ये काम करना है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हैमर होंगी। इसको कैसे डील करोगे आप लोग? देखिए, ऐसा नहीं है कि उससे डील नहीं हुआ है, वो पहले भी हम उनसे डील करते आ रहे हैं इन तरह की चीज़ों से। प्रशासन भी इन मामलों पे बहुत सख्त है, ऐसी चीज़ों पे कैंपस में। आगे से चीज़ें ऐसा नहीं हो, तो उसके लिए एक वही है कि जो कुछ तत्व ऐसा करते हैं, उनको थोड़ा सा इस मामले में इतना डर बैठाना पड़ेगा कि इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो आपके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई बहुत अच्छे से करेगा, या कैंपस के अंदर से आपके खिलाफ बहुत बड़ा विरोध होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी वो सामने नहीं होते हैं, वो कहीं पीछे से कहीं छिप के आपने कहीं लिख दिया और उसको खुद ही आप वायरल कर देते हैं कि एक माहौल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उससे 5 लोग भी वहाँ प्रभावित नहीं होते, ना वो चर्चा का विषय बनता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ये है कि उसको फोटो खींच के बाहर कहीं प्रचारित कर देंगे और बोल देंगे जेएनयू में ऐसा लिखा गया, जबकि वो जेएनयू में उन 2 लोगों ने लिख के उसको प्रचारित कर दिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उन 2 लोगों को रोकने के लिए ये पूरा ये है ना कि वातावरण ही बदलना पड़ेगा। और हम ये जो पूरा कलेक्टिव वर्क है, हम चुनाव जीते हैं या पूरे वर्ष भर हम जो काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो इस निर्माण की जो काम कर रहे हैं, वही उसको ख़त्म करेगा। वातावरण जब पूरा बदलेगा जेएनयू का, जो अभी चीज़ें कुछ फ्रिंज चीज़ें वहाँ बची हुई हैं, ये पूरा जब वातावरण बदलेगा तो वो सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। एक सवाल राजेश्वर आपसे, कि जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो बच्चा कोई शरारत करता था तो उसको या फिर क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देते थे, या फिर कुछ दिन का सस्पेंशन वगैरह भी हो जाता था। ये हरकतें जेएनयू के अंदर ना करे कोई, जैसे जो एलिमेंट्स की अनवांटेड चीजें जो फैलाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस क्यों नहीं होते? मतलब कि अगर सस्पेंशन दे रहे हो तो फिर कैंपस के अंदर ना आए, मतलब कुछ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए ना।
सारे इंसिडेंट्स को हम ऐसे आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देख सकते। कुछ इवेंट्स के कनेक्शंस सच में डीपली रूटेड होते हैं। जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने आइडेंटिफाई किया कि अगर हमें भारत पर राज करना है तो हमें कुछ फॉल्ट लाइंस को देखना पड़ेगा, जिन फॉल्ट लाइंस के बेसिस पे हम ना सिर्फ अगले 100 साल बल्कि अगले हज़ारों साल तक इंडियन ब्रेन्स को कंट्रोल कर सकें। उसमें उन्होंने पहला जो पॉइंट लिया वो एजुकेशन, हमारी शिक्षा प्रणाली पे कवर किया, और दूसरा जो एक उन्होंने डिविजिव पॉइंट ढूंढा वो था कास्ट। जो जेएनयू में कास्ट लाइंस पे, चाहे वो कभी चमार भारत छोड़ो, चाहे ब्राह्मण भारत छोड़ो, चाहे ऐसे नारे लिखे जाते हैं, वो जानबूझकर उस विदेशी एजेंडास के तहत किए जाते हैं। वो सिर्फ जेएनयू में चर्चा बनाने के लिए नहीं बल्कि देश भर में उस डिविजिव लाइंस, उस फॉल्ट लाइंस को और बड़ा करने के लिए किया जाता है। इन इवेंट्स की वजह से, इन लोगों की वजह से बार बार वो डिबेट उस तरफ, जो हमारी एक देश के प्रोग्रेस और देश के विकास की तरफ एक जो डिबेट जानी चाहिए, वो डिबेट घूम फिर कर उसी फॉल्ट लाइंस पर आ जाती है जिन्हें अंग्रेज़ों ने एक टाइम पर खोदा था। तो मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स पर ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बल्कि प्रशासन, जो बाहर के प्रशासन भी हैं, उनको भी इन रूट कॉज को ढूंढकर उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनाइज और प्लान्ड इवेंट्स होते हैं जो जेएनयू के माध्यम से देश भर में गंदा मतलब मैं बताऊं दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाती है। बेसिकली जेएनयू सिर्फ भारत ही नहीं, इंटरनेशनल भी एक स्पॉटलाइट रहा है जेएनयू। तो ये तो बहुत गंभीर हमने चर्चाएं कर ली। आप लोगों का क्या प्लान है वो भी आप लोगों ने बताया। और मैं बस आखिरी सवाल ये आप लोग से पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसमें से एक ये चलता है कि ये एक वर्ड लिखते हैं, जेएनयू वाले यही सब करते रहते हैं तो पढ़ते कब है, तो ये पढ़ते कब है? जी, उन सभी के लिए यही मैसेज है कि जेएनयू की पढ़ाई ही यही है, जेएनयू यही पढ़ता है। तो मतलब मेरे ख्याल से आप किसी भी लाइन में जाते हैं, कोई भी शिक्षाविद होता है, वो साहित्य, राजनीति, पढ़ाई सारी पैरेलल चलती है। बिना शिक्षा के, बिना पढ़ाई के अगर आप राजनीति को एक दिशा देना चाहें तो वो शायद संभव नहीं है। इसलिए शायद जेएनयू में कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली अवेयर हैं। पॉलिटिकली एक्टिव होना और पॉलिटिकली अवेयर होना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ के 8,500 स्टूडेंट्स पॉलिटिकली अवेयर हैं और पॉलिटिकली अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जेएनयू वाले पॉलिटिकली अवेयर रहते हैं, कुछ उनमें से पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, और पढ़ाई और जो मैं बोलूँ कार्य जो समाज के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, वो दोनों साथ साथ करते रहते हैं। आप बताओ जीका। सेम गोज विथ मी कि पढ़ाई सिर्फ क्लास में बैठ के नहीं होती, लट्टू तोता नहीं बनना होता। आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, जेएनयू ने दिमाग भी तो दिया है। आपके कैबिनेट में 2 मिनिस्टर हैं, जेएनयू से ही तो आए हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी किससे भरी है? जेएनयू से ही तो भरी है। जिन्होंने आइडियाज़ दिए हैं क्रॉस द पार्टी, जो भी हो, बड़े बड़े लोग जो नाम जेएनयू से ही आए हैं। तो अग्री करिए, डिसएग्री करिए, जेएनयू में दम है। कुणाल, पढ़ाई हर जगह होती है और होनी भी चाहिए, ऐसी ही पढ़ाई होती है। तो मुझे लगता है उनको अच्छा सा जवाब मिल गया। जो कमेंट्स में मैंने कमेंट्स देखे हैं कि यही सब चलता रहता है जेएनयू में, ये लोग पढ़ते कब है? पढ़ाई का नेचर ही यही है। और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगी कन्हैया कुमार जी का। जब वो थे तो उस वक्त बहुत ये सवाल हुए कि यही सब कर रहे हैं, ये लोग पढ़ते कब है, यहीं पढ़े रहते हैं, पढ़ाई कब होती है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकला। नहीं, वो सवाल कहीं और करना था, कुछ विशेष संगठनों के लिए करना था, पूरे जेएनयू के लिए नहीं करना था। जेएनयू में ऐसे लोग हैं जो इस कल्चर को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स देयर ओन सोसाइटी। अब कुछ सर्टेन, देखिए हर जगह अपवाद होता है, हर जगह कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी भी होती हैं। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या उसको साइडलाइन कर सकते हैं कि आप जितना आप अपना पॉजिटिव लेकर आएंगे ना, वो न्यूज़, वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें, वो देश विरोधी, वो अपने आप दब जाएगी। जब उनको स्पेस नहीं मिलेगा वो मर जाएंगी। वही करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक मतलब क्लोज करने से पहले एक चीज़ आखिरी में पूछना चाहती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है कि जेएनयू का इलेक्शन कैसे होता है, छात्र संघ का इलेक्शन, उनको मतलब आसान भाषा में थोड़ा कि जैसा देश का इलेक्शन होता है वैसे ही होता है, या कैसे कैंडिडेट्स आते हैं, कैसे वोटिंग होती है, वो थोड़ा सा। देखिए, चुनाव लड़ने से पहले 2 चुनाव देखे थे। जब लड़ने का एक्सपीरियंस होता है तो मैं कहूँगी जिनको नहीं पता कि जेएनयू का चुनाव कैसे, वो जेएनयू वहाँ के देखे। ये 24/7 वाला कैंपस है। ये वैसा नहीं है कि आप एक कार से गुजरे, हवा में 2 हाथ हिलाया और आपको 100 लोग सामने आ गए।
रूम टू रूम, पर्सन टू पर्सन मार्किंग होती है। लोगों को जा के कन्विंस करना पड़ता है कि वाई वोट फॉर समबडी, वाई नॉट वोट फॉर अदर्स, ऐसा करके। तो आपका पर्सनल टच होना ज़रूरी है, आपका एक इमेज होना ज़रूरी है। आप जब तक, आपने कहते हैं ना, चप्पलें जब तक एक्टिविस्ट नहीं तुड़वा ले वहाँ पे, तब तक वो सही में एक्टिविस्ट और सही में वहाँ का एक एक्सेप्टेबल चेहरा नहीं बन पाता है। तो जेएनयू का चुनाव पर्चा पोस्टर वाला चुनाव है, ढाबे वाला चुनाव है, रात में जब रूम टू रूम कैंपेन चलती है उसका चुनाव है, वो क्लास में डिस्कशन का चुनाव है, डिबेट का चुनाव है, झेलम लॉन की डिबेट का चुनाव है। तो बाहरी चुनाव से बहुत अंतर है इसमें, और हर यूनिवर्सिटी से मुझे लगता है जेएनयू इस मामले में यूनिक है और इसीलिए खास भी है जेएनयू में। कुणाल, आप बताना, ये तो हो गई डिबेट्स और डोर टू डोर जाने की बात, इसके अलावा और क्या है कि क्या प्रोसेस रहता है? मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम तो यूनिवर्सिटी जीबीएम कॉल की जाती है तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी द्वारा। उसके बाद वहाँ से प्रोसेस चुनाव का जो है इनिशिएट होता है। उसके बाद स्कूल जीबीएम्स होती हैं, स्पेसिफिक हर स्कूल की जीबीएम्स होती हैं, जिसमें जो आउटगोइंग कन्वीनर होते हैं, काउंसिल जो हमारी बनती है, उसमें एक कन्वीनर चुना जाता है हर स्कूल में। तो कन्वीनर्स अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ईसी का चुनाव होता है। इलेक्शन कमेटी जो होती है उसका चुनाव आम छात्रों के बीच में से ही होता है। उसके बाद ईसी गठित हो जाती है, ईसी नोटिफाई हो जाती है, फिर वो शेड्यूल निकालते हैं कि हाँ इस दिन नॉमिनेशन होगा, उसके बाद इस दिन विड्रॉल होगा, फिर ये 4-5 दिन चुनाव प्रचार के लिए होते हैं, जिसमें अलग अलग स्कूल्स में दोबारा से जीबीएम जो काउंसिल कंटेस्ट करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जीबीएम्स ऑर्गेनाइज होती हैं ईसी द्वारा। उसके बाद अंत में जैसा शिखा जी ने बोला डिबेट वाला, झेलम लॉन में जो है पहले यूजीबीएम होती है जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट की डिबेट होती है और अगले दिन प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। उसके बाद एक दिन नो कैंपेनिंग डे और अंत में वोटिंग वाला दिन होता है। और वोटिंग के बाद वोटिंग की ही रात से काउंटिंग जो है शुरू हो जाती है, क्योंकि बैलेट पेपर पे चुनाव होता है तो 2 दिन का समय लगभग वोट की काउंटिंग में लगता है और उसके बाद तत्पश्चात परिणामों की घोषणा हो जाती है। अच्छा, अभी जो आपने डिबेट की बात बताई राजेश्वर जी में से, तो मतलब डिबेट हो रही है यहाँ पर, तो लोग कैसे आएंगे, स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? कोई मतलब कॉल जाता है कि ये जाने वाले हैं, कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग इकट्ठे हो, ये सब कैसे होता है? जी, ये सब लगभग बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मैं बताऊं तो चूंकि ऐसा उत्सव होता है कि लोग अपने कैंडिडेट्स को सुनने के लिए उत्सुक होते हैं कि किस आइडिया के तहत, किस एजेंडा के तहत हमारा कैंडिडेट आ रहा है। बाकी साथ ही जो समर्थक होते हैं, समर्थक भी उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने साथियों के साथ रहने के लिए, वो समर्थक के नाते वहाँ पे उस पंडाल में, उस जगह पर, उस यूजीबीएम में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ हम भी एक कार्यकर्ता के नाते अपने कार्यकर्ताओं से, साथ ही साथ आम छात्रों से भी अनुरोध करते हैं कि चूंकि ये आपका चुनाव है, ये आपके लिए चुनाव है, तो आप भी इस प्रोसेस में सम्मिलित हों और आप लोगों को सुने, ना सिर्फ हमें बल्कि और अपने जो ओपोनेंट्स, जो हमारे विचार के अगेंस्ट, जो हमारे दूसरे ओपोनेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उनके भी बातों को सुने कि वो किन चर्चाओं पे, किन बातों पे, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और हम किन मुद्दों पर आपके सामने आ रहे हैं। जी, वोटिंग बैलेट पेपर पे होती है। अलग अलग स्कूल के जो होते हैं वो अपने काउंसलर्स, साथ ही साथ प्लस 4 सेंट्रल पैनल के वोट्स देते हैं। एक बैलेट पेपर काउंसलर का होता है जिनमें सारे काउंसलर्स के नाम होते हैं, उसमें सिलेक्टेड नंबर ऑफ, चाहे वो 3 हो, वो 4 हो या 6 तक के नंबर्स के काउंसलर्स वो आप स्टैम्प बैलेट पेपर पर करते हैं। और दूसरा जो बैलेट होता है वो सेंट्रल पैनल का होता है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के नाम होते हैं और उस बैलेट पे आप अपना वोट करते हैं। आप बताओ, ये तो प्रोसेस पूरा बता दिया, और जब रिजल्ट आता है, जब पर्चियाँ खुलती हैं, वो प्रोसेस क्या है, और जब अनाउंसमेंट होता है उसके बाद का फील तो आप भी बता पाओगे क्योंकि यूनियन में अब आप आ चुके हैं। प्रक्रिया तो आपको बता ही चुके हैं कि स्टूडेंट्स के द्वारा चुनी हुई इलेक्शन कमेटी ही चुनाव करवाती है। तो काउंटिंग का जो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है तो 5500 से ज़्यादा वोट्स का गिनती करना 2 दिन से ज़्यादा समय लगता है। और इस बार काउंटिंग में मैं भी एक एजेंट बन के गया था, तो 18 घंटे में अंदर रहा था काउंटिंग के समय पे। तो बैलेट पेपर खुलते हैं, उस पर किस किस पर वोट पड़ा है वो काउंट करते हैं, सबके एजेंट्स बैठे होते हैं, इलेक्शन कमेटी
के एजेंट्स बैठे होते हैं, वहाँ से सबका टैली होता है। टैली होने के बाद में 100 या 200 वोट की गिनती के बाद में अनाउंसमेंट होता है। अब मैं चुनाव में अंदर था तो मैं खुद कैंडिडेट भी था, और गिनती जैसे हो रही थी तो जैसे जैसे वोट आ रहे थे कि जहाँ जहाँ वोट नहीं आ रहा है वहाँ धक धक बढ़ जा रहा है कि नहीं अब लीड कम हो जाएगी। मेरा क्या था कि मेरी लीड चुनाव की गिनती से पहले स्कूल से लेके अंत तक लीड कम नहीं हुई, लीड में ही रहा हमेशा जीत में। तो मेरा यही था अनुभव कि लीड कम ना हो, लीड कम ना हो, क्यों लास्ट में जो स्कूल खुलेंगे, जैसे जो सामने वाला कैंडिडेट है उसका अपना स्कूल है तो वहाँ से उसको लीड मिलेगी, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा बराबर हो जाए। बाहर समर्थक और जो मतलब क्या खड़े रहते हैं उनको पता रहता है कि अंदर ये लीड अनाउंसमेंट होता है कि इस स्कूल की काउंटिंग के बाद में इस बूथ पे काउंटिंग हो चुकी है, इसके बाद में प्रत्याशी यहाँ पर इसके इतने वोट हैं, इसके इतने वोट हैं। तो जैसा कि इस बार काउंटिंग में रहा 5000 वोट तक हमारे चारों प्रत्याशी आ गए थे, तो लेफ्ट का जो भी दलबल था, जो लोग बैठे हुए थे वहीं पे सब लोग बैठे रहते हैं। 2 दिन 3 दिन वहीं खाने पीने की शॉप्स लग जाती हैं, वहीं पे टेंट लगता है, सारे 3 दिन लोग वहाँ रूम नहीं जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं काउंटिंग के सामने। 3 दिन वहीं लोग रहते हैं, सबका अपना जैसा सेलिब्रेशन का होता है, कोई ढपली बजा के, कोई ढोल बजा के, या कोई नारेबाजी से गीत करके, जैसे अनाउंसमेंट होता है जिसका लीड होता है वो आदमी उत्साह में, उनके समर्थक उत्साह में अपना सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन सबके अंदर एक सस्पेंस बना रहता है, क्यों अंत तक यहाँ जैसा इस बार हुआ, जब लास्ट बूथ खुला तब तक किसी को क्लियर नहीं था कि कौन जीत रहा है। तो सस्पेंस पूरा 2 दिन 3 दिन बना रहता है, और उसमें कैंडिडेट्स की तो हालत एकदम पतली होती ही है कि क्या होगा क्या होगा। फाइनल रिजल्ट जो ये इस बार वाला आया, तो क्या मतलब पहला रिएक्शन क्या रहा आप सभी लोग? खुशी से बहुत खुश थे। हमने तो वो वीडियो भी देखा आपको उठा के अब मैं अंत तक क्या हुआ था कि जैसे आ गया था, मैं 100+ लीड में था। उसके बाद में VI विजुअली इम्पेयर्ड वालों का वोट खुलना बाकी था, ऑफिशियल नहीं हुआ था। उससे पहले लोग कह गए थे कि आप जीत गए, आप जीत गए, आप जीत गए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मैंने कि जब तक ऑफिशियल नहीं होगा तब तक एक होता ना अर्ली सेलिब्रेशन ना हो जाए तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसी बीच में लोगों ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने मुझे ऊपर उठा लिया कि हाँ वो आता रहेगा आधिकारिक, आप जीत गए हैं। मतलब भरोसा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पर, समय दिया, और मैं तो बस आप लोगों को भविष्य की शुभकामनाएं दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा।